आवाज आ रही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल मैं आपको बता रहा था कि गवर्नर, तो आप देखोगे कि गवर्नर के पावर मिसयूज़ होते क्यों हैं और गवर्नर की भूमिका संघीय शासन में क्या होनी चाहिए। तो अगर हम इस बात को राज्यपाल कि गवर्नर की भूमिका किस प्रकार की होनी चाहिए, तो आप देखोगे कल भी मैंने बताया था गवर्नर की भूमिका अगर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड में है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गवर्नर की पहली भूमिका क्या है, वो संवैधानिक प्रधान है। जस्ट लाइक प्रेसिडेंट, गवर्नर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। और आप देखते हो जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के रूप में काम करता है, इसका मतलब है कि तब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आप याद रखना, एंड संसदीय शासन दोनों संघ और राज्य दोनों के स्तर पर लागू होगा। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो इस सेंटर स्टेट दोनों पे अप्लाई होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड का मतलब है कि वो मंत्रिपरिषद की सलाह सहायता से काम करेगा। इसका मतलब है उसकी जिम्मेदारी है कि संविधान की रक्षा करना, बनाए रखना। इसलिए इसका मतलब है दोस्तों, अगर गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का हेड है तो हु इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड? प्रशासनिक प्रधान कौन है? मंत्रिपरिषद और सीएम। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड इज अ यानी हेड ऑफ गवर्नमेंट, तो ये कौन है? मंत्रिपरिषद है, मुख्यमंत्री है। इसका मतलब है ये बिल्कुल इस्टेब्लिश कंडीशन है कि स्वाभाविक रूप में गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है और सीएम एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, तो गवर्नर के लिए बाकायदा मंत्रिपरिषद की सलाह सहायता पे गवर्नर काम करेगा। और देखो दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होने का मतलब क्या होता है? अब पब्लिक ऑर्डर यानी किसी का अपॉइंटमेंट करना, मान लो किसी डीजीपी का अपॉइंटमेंट करना है, यानी कलेक्टर का अपॉइंटमेंट करना है, डीएम का अपॉइंटमेंट करना है। डीजीपी मीन्स डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो राज्य का पुलिस का सबसे बड़ा बॉस होता है। तो किसी डीजीपी का अपॉइंटमेंट करना है, कलेक्टर का अपॉइंटमेंट करना है, किसी को ट्रांसफ़र करना है, या कोई इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी है, आर्थिक नीति बनानी है, तो ये सब काम किसका है? सीएम का और मंत्रिपरिषद का। क्योंकि हमारे यहाँ संसदीय शासन में ऐसे तो यानी रोल जो पीएम और प्रेसिडेंट के बीच में होता है वही रोल सीएम और गवर्नर के बीच में होना चाहिए। इसलिए बच्चों, किसी अब सवाल ये है कि जब ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, क्योंकि सीएम और मंत्रिपरिषद का इलेक्टेड है, और आप जानते हो डेमोक्रेसी में जो इलेक्टेड होता है उसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। और गवर्नर क्या है? गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। अब गवर्नर का मतलब क्या है? वो संवैधानिक प्रधान। संवैधानिक प्रधान का मतलब होता है कि वो इस बात को देखेगा कि राज्य का जो शासन है संविधान के अनुसार चले। संविधान के प्रधान का मतलब है, संवैधानिक दायित्व क्या है कि 6 महीने के भीतर एक बार विधानसभा की बैठक होनी चाहिए। 6 महीने के भीतर विधानसभा की बैठक होनी चाहिए, यानी द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट मस्ट समन once within 6 months. It means the two session of a legislative assembly of a state should not be more than 6 months. तो 6 महीने चला कर नहीं होना चाहिए। और स्वाभाविक रूप में हमारे यहाँ संवैधानिक प्रधान के रूप में उसका काम ये है कि वो देखता रहे कि किस तरीके से यह जो सरकार है, जो मंत्रिपरिषद है, उसका विश्वास है विधानसभा में। इफ़ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हैविंग देयर कॉन्फिडेंस इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैविंग देयर कॉन्फिडेंस इन द असेंबली, ये संवैधानिक प्रधान की भूमिका है। और ये भी 6 मंथ, विद इन 6 मंथ असेंबली की बैठक होनी चाहिए।
अब दोस्तों इसका मतलब है कि जब हम कहते हैं संवैधानिक प्रधान और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, दोनों बातें क्लियर कट अलग अलग है। संवैधानिक प्रधान का मतलब है जो संविधान में लिखा गया वो देखते रहे, और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड का मतलब ये हो गया कि जो शासन चलाता रहे। अब इसलिए अब देखो अभी वेस्ट बंगाल में, अब मान लो संदेश खाली में कोई वायलेंस हो गया तो डेट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और उसमें गवर्नर को कोई बोलने की जरूरत नहीं है। आप कहोगे सर ये करप्शन हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, तो देखो दोस्तों, जो सीएम होता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड है, इलेक्टेड बाय द पीपल, जनता के द्वारा ये इलेक्टेड होता है। और अगर कोई खराब काम करेगा जनता उसको हटा देगी। कोई खराब काम जनता हटा, ऐसा थोड़ा परमानेंट तो है नहीं। इसलिए कहा जाता है ऑन द बेसिक ऑफ करप्शन। तो गवर्नर को ऐसे मामलों में नहीं बोलना चाहिए करप्शन क्या है, शिक्षा की पोजीशन क्या है, ये सब काम किसका है, सीएम का। तो अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की पोजीशन गवर्नर की है फिर तो प्रॉब्लम है ही नहीं है। गवर्नर को तब बोलना चाहिए कि मान लो कि अगर बिहार में नीतीश कुमार का बहुमत न रहे, कॉन्फिडेंस न रहे, तो गवर्नर को करना चाहिए। विधानसभा की बैठक 6 महीने के बाद नहीं हो रही तो गवर्नर कुछ करना चाहिए। मणिपुर में अगर हिंसा कंट्रोल में नहीं आ रही है, देन दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नर। तो गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशन का हेड है, एडमिनिस्ट्रेशन का हेड नहीं है। यानी हमारे यहाँ बात आपको ध्यान में रखने की है कि जो सीएम होता है वो ही इज़ द हेड ऑफ द मिनिस्ट्रीज। जो सीएम होता है वो तो पूरे मंत्रालयों का मुखिया है। गवर्नर के पास कोई मिनिस्ट्री थोड़े है। तो ये बिल्कुल, और डेमोक्रेसी में जो इलेक्टेड होता है भाई दोस्तों, सीएम बनना बहुत बड़ी बात होती है, इलेक्शन लड़ के आना। और गवर्नर तो अपॉइंटेड होता है प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन वाले सोचते थे कि ये इसकी भूमिका रहेगी, लेकिन हमारे संविधान में गवर्नर को आप देखते हो कि डिस्क्रिशनरी पावर भी दे रखा गया है। गवर्नर को विवेकाधीन शक्ति भी दे रखी गई है। अब ये भी इंटरेस्टिंग पार्ट है, गवर्नर हैज़ बीन एंजॉइंग द डिस्क्रिशनरी पावर। गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर्स भी दे रखा गया है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। और गवर्नर की विवेकाधीन शक्ति का मतलब है जहां वो मंत्रिपरिषद की सलाह नहीं लेगा। गवर्नर आर सपोज टू गेट द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब मंत्रिपरिषद की सलाह कहाँ नहीं लेगा, तो आप जानते हो कि आर्टिकल 200 में। कहाँ नहीं लेगा, आर्टिकल 356 में। आर्टिकल 356 में, या 6 शेड्यूल, 5th और 6 शेड्यूल में। यहाँ पर वो प्रशासन करेगा अपने मन से। यहाँ पर अपने मन से प्रशासन करेगा। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, लेकिन अभी आप देखोगे आर्टिकल 200 का एक मिसयूज़ ये है। बच्चों, आर्टिकल 200 में बात लिखी गई है, देयर इज़ अ प्रोविज़न इन आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 में बात कही गई है कि भाई देखो, कहीं भी अगर हमारे पास कोई भी मंत्रिपरिषद विधेयक पारित करे, इफ़ अ काउंसिल लेजिस्लेट असेंबली ऑफ स्टेट, अगर ये विधेयक कोई पारित करती है, बिल कोई पास करती है, तो दैट विल बी गिवन फॉर द गवर्नर फॉर सिग्नेचर। तो गवर्नर को सिग्नेचर के लिए दिया जाएगा। और इन आर्टिकल 200 इट इज़ सेट दैट गवर्नर कैन, आपको पता है मैंने प्रेसिडेंट के साथ बताया था वीटो, तो गवर्नर वीटो कर सकता है। लेकिन गवर्नर क्या कर सकता है कि उस पर अनुमति दे, असेंट टू वीटो, अनुमति देने से मना कर दे, या सेंड फॉर रिकंसिडरेशन, या वो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर दे। और आर्टिकल 200 में लिखा गया है कि एज सुन अपना डिसीजन देकर तीनों डिसीजन तो दे। अब जरा सोच के देखो, इन 200 में क्या प्रॉब्लम है, गवर्नर को क्या राइट है। ठीक है, विवेकाधीन का मतलब है वेयर गवर्नर कैन एक्ट एलोन विदाउट द असिस्टेंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जहां मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना खुद काम कर सके। अब वो कहाँ पे ऐसा होगा जहां मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना वो खुद काम कर सकेगा। तो आप देखोगे आर्टिकल 200 में क्या लिखा गया, उसके पास ऑप्शन क्या है। आर्टिकल 200 में उसके पास ऑप्शन क्या है, पहला, बिल पर अनुमति देगा, सामान्य तो उसको काम करना चाहिए। विल शैल गिव एसेंट ओवर द बिल, असेंट करेगा। दूसरा, विथ होल्डिंग असेंट, अनुमति नहीं देगा। विथ होल्डिंग एन एसेंट, अनुमति नहीं देगा या पुनर्विचार के लिए भेजेगा। कंसेंट फॉर रिकंसिडरेशन फॉर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कंसेंट फॉर
रिकंसिडरेशन। लेकिन यह चौथा ऑप्शन उसके पास है, जो ये तीन ऑप्शन थे प्रेसिडेंट के पास भी, अगर आपको याद होगा। उसके पास जो चौथा ऑप्शन है उसमें लिखा गया है कि वो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेगा। वो क्या करेगा? द गवर्नर कैन रिजर्व द बिल, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर देगा। गवर्नर कैन रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। रिजर्व द बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट भी राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेगा। लेकिन अब सवाल यह है कि आप देखो आर्टिकल 200 में तो नहीं लिखा है कितने दिन में। अब मान लो गवर्नर ने अगर कोई भाई कम्युनिकेशन तो किया होगा, अगर वो कह रहा है अनुमति नहीं देगा तो भी ठीक बात है, कम्युनिकेशन कर दिया उसने, मंत्रिपरिषद को बता दिया। अनुमति देगा तब भी ठीक है, नहीं देगा तब भी ठीक है, पुनर्विचार के लिए कोई एक्शन तो करे। अब अभी क्या प्रॉब्लम है, गवर्नर उस पर बैठ गया है। दोस्तों पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, हमेशा देखो सरकारें बदल जाती हैं, शासन पर रहने वाले लोगों को नहीं चाहिए कि ऐसा होता है। हमें लगता है कि हम अभी घटना देख रहे हैं। पहला बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है केरला एजुकेशन बिल। केरला एजुकेशन बिल बड़ा फेमस है, और केरला एजुकेशन बिल पर उस समय केरल के गवर्नर उस पर बैठ गए थे, बैठ कर जेब में ले लिया था। इसका मतलब ना हाँ कह रहे थे ना कह रहे थे, कुछ भाई तीनों में कोई ऑप्शन तो कर दो। अब गवर्नर या तो प्रेसिडेंट को भेज दो। अब गवर्नर गौतम बुद्धा की तरह बैठ गया है। ये हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली परमिशेबल नहीं है। और बच्चों गवर्नर कैन, अब गवर्नर क्या करेगा कि वो एनी ही कैन रिजर्व एनी बिल फॉर कंसिडरेशन प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट कंसिडरेशन के लिए बिल रिजर्व करेगा तो उसमें शर्त है, आर्टिकल 200 में लिखा गया है, आर्टिकल 200 में भी लिखा गया है शीघ्र निर्णय करेगा, एज सुन एज पॉसिबल। ही विल कम्युनिकेट हिज डिसीजंस एज सुन एज पॉसिबल। वो शीघ्र निर्णय करेगा अगर हमें कर क्या रहा है। अब एज सुन एज पॉसिबल का केरला एजुकेशन बिल को गवर्नर ने 10 साल तक रखा। ये पहली बार ऐसा नहीं है। हमें ऐसा लगता होगा हाँ इसे पहली बार हो रहा है। अरे मेरे बच्चों, जो भी सवाल है गवर्नर आता है वैसे काम करता है, लेकिन ये बात होता है। इसका मतलब अब देखो दोस्तों, अगर गवर्नर ऐसा काम नहीं कर रहा है, दूसरी बात आर्टिकल 200 में भी लिखा गया है गवर्नर कैन रिजर्व द बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट स्पेसिफिकली वेयर द पावर ऑफ हाई कोर्ट। वो ऐसे ही बिल को रिजर्व करेगा जिससे उच्च न्यायालय की शक्तियां प्रभावित होती हों, एज सून एज पॉसिबल। और दूसरी बात है जिससे उच्च न्यायालय की शक्तियां प्रभावित होती हों। वो खास तौर पर रिजर्व के बारे में कहा गया है कि एनी बिल विच इज अफेक्टिंग पावर्स ऑफ हाई कोर्ट ऑफ स्टेट। क्योंकि आप जानते हो जो हाई कोर्ट होता है वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत नहीं आता, वो संघ का विषय है, इंडिपेंडेंट है। लेकिन आर्टिकल 200 में सारे विषय रिजर्व किए जाते हैं। तो जरा सोच के देखो वाई दिस प्रॉब्लम इज, आर्टिकल 200 का इशू नहीं है। अगर आर्टिकल 200 का मिसयूज़ किया जाता है तो आप देखो बच्चों उसका प्रॉब्लम क्या है। आर्टिकल 200 का अगर मिसयूज़ हो रहा है तो उसका प्रॉब्लम क्या है। ये इलेक्टेड गवर्नमेंट को काम न करने जैसा है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट खिलाफ है। बिकॉज लेकिन आप कहोगे सर इसमें राज्यों का कोई दायित्व तो नहीं है कि राज्य भी बड़े होशियार होते हैं। अब देखो तमिलनाडु ने क्या किया, नीट के बिल को रोक रखा, नीट के बिल पे ऑब्जेक्शन कर दिया। अभी तमिलनाडु क्या कर रहा है, हम सीए को पारित नहीं होने देंगे। अरे भाई हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में कानून है, पार्लियामेंट का लॉ पूरे हिंदुस्तान में लगेगा। कोई विधानसभा ये नहीं कह सकती कि पार्लियामेंट का लॉ नहीं लगाएगी, वो उससे पावर में ही नहीं है। तो आप कहोगे सर इन्होंने विधानसभा से जब रेजोल्यूशन पारित किया उसका मतलब क्या है, दैट इज़ अ पॉलिटिकल स्टंट। क्योंकि मेरे बच्चों लोग इतना नहीं जानते कि सब हमारे नेता बड़े होशियार होते हैं। वो सोचते हैं कि आम आदमी तो बेवकूफ़ है, आम आदमी पॉलिटिक्स के बारे में कुछ जानता नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन को पता ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्टेट कैन बी गिविंग क्लीन शीट। और होता क्या है, कई बार राज्य भी ऐसे ऐसे काम कर लेते हैं। जैसे देखो अभी बंगाल में क्या किया था, स्टेट ने कानून बना दिया कि स्टेट राज्य के विश्वविद्यालय के वीसी के अपॉइंटमेंट में गवर्नर कोई रोल नहीं रहेगा। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, गवर्नर का रोल वीसी के अपॉइंटमेंट में रहेगा। आप कहोगे सर संविधान से लिखा गया है, नहीं संविधान से नहीं लिखा गया है। लेकिन बच्चों देखो गवर्नर
अब एक बात तो सच है, कई बार जो इलेक्टेड होता है उसकी प्रॉब्लम होती है, वो जनभावनाओं के नाम पे कई बार पिप सेंटिमेंट ऑफ द पीपल के नाम पे कई बार वो अनर्गल बातें भी कर जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस है कि गवर्नर इलेक्टेड नहीं है तो वो पीपल सेंटिमेंट में नहीं बहता। कई बार तो पीपल सेंटिमेंट के नाम पे पता चला संविधान के खिलाफ कोई बात कर गए, तो हाउ वी कैन प्रिवेंट। तो स्वाभाविक रूप में ये विवाद है। केरला एजुकेशन बिल को तो 10 साल रखा गया, सोचो। केरला एजुकेशन बिल अपने आप में बड़ा लैंडमार्क बन गया था। इसका मतलब, लेकिन आप देखोगे बच्चों, अगर गवर्नर अपने पावर को मिसयूज कर रहा है तो आप जानते हो क्या प्रॉब्लम है इसमें। दैट इज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। अरे भाई, गवर्नर गवर्नर अगर ये बात मिसयूज कर रहा है तो वाई इट इज प्रॉब्लमेटिक। आर्टिकल 200 नहीं है, क्योंकि आपको देखो जब सवाल पूछा जाता है तो एनालिसिस करके, यानी जो दिखता है उसके पीछे भी कहानी होनी चाहिए, यानी ही रीड बिटवीन द लाइन। तो प्रॉब्लम क्या है, इट इज़ अगेंस्ट डेमोक्रेसी, इट इज़ अगेंस्ट द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इस संसदीय शासन के खिलाफ है। क्यों खिलाफ है? संसदीय शासन के खिलाफ है, उत्तरदायी शासन के विरुद्ध है, अगेंस्ट द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। क्योंकि अब देखो दोस्तों, हमारे यहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज इलेक्टेड। हमारे यहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होती है? इलेक्टेड होती है। और इलेक्टेड होती है, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। और कोई खराब काम करते हैं 5 साल बाद, वो दे आर इलेक्टेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेमोक्रेसी इलेक्टेड। और गवर्नर इज नॉट इलेक्टेड। अरे दोस्तों, कहा भी जाता है गवर्नर कौन होता है? एक्सपायरी डेट का पॉलिटिशियन। जो चुनाव जीत पाता है गवर्नर ही बनता है, याद रखना बच्चों। अब पता चला धनखड़ साहब गवर्नर थे, बड़ा प्रॉब्लम वहाँ कर दिया था। अरे भाई, सीएम बनना बहुत काम है, इलेक्शन जीतता है कोई, करता है। तो दोस्तों, हमारी डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क यही तो है, यही हमारे संविधान बात लिखी गई है। अब इसका मतलब है कि अगर अगर गवर्नर का मिसयूज हो रहा है, इट इज़ अ मिसयूज ऑफ ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट। ये राज्यों की स्वायत्ता के विरुद्ध है। इट इज अगेंस्ट द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट। ये राज्यों की स्वायत्ता के खिलाफ है, ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट खिलाफ है। और ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट खिलाफ, इट इज अगेंस्ट फेडरल गवर्नमेंट, ये संघीय शासन खिलाफ है। वही हमारे यहाँ देखो दोस्तों, अब आगे भी चलेंगे, बोमई केस में संघीय शासन संविधान का आधार ढांचा है। अरे सीएम को शक्तियाँ 7 शेड्यूल से है दोस्तों, ये सीएम है, ये कोई यूटी का हेड नहीं है। यही तो हमने फेडरल गवर्नमेंट पढ़ा है बच्चों। इसलिए आर्टिकल 200 का इशू बनता है तो ये फेडरल गवर्नमेंट खिलाफ है, इलेक्टेड गवर्नमेंट खिलाफ है ये बात। इसका मतलब क्या है? एक तरीके से, यानी हमें होता क्या है, गवर्नर संवैधानिक प्रधान के रूप में यहाँ नहीं काम कर रहा है। गवर्नर इज वर्किंग लाइक एजेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, दैट इज ऑब्जेक्शनेबल। हियर गवर्नमेंट वर्क लाइक है एजेंट ऑफ एन यूनियन गवर्नमेंट। यहाँ गवर्नर कैसे काम कर रहा है? संघ सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। द गवर्नर इज वर्किंग लाइक एन एजेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। अब देखो दोस्तों, हमसे अपेक्षा क्या थी? अरे जब अंपायर खिलाड़ी बन जाएगा, देखो गवर्नर को प्रेसिडेंट की जैसा काम करना चाहिए। और यस, जब गवर्नर इंटरवीन वहाँ करे जहाँ पे बहुत वायलेंस हो जाए और संविधान के खिलाफ कोई बात हो जाए तो वहाँ गवर्नर इंटरवीन करे। लेकिन गवर्नर सोचे कि हम पुलिस पब्लिक ऑर्डर चलाएंगे, हम अपॉइंटमेंट करेंगे, ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। और ये अगर ये करना है गवर्नर, फिर इलेक्शन में जीत के आए, काम कर ले, हम कहाँ मना किए हुए हैं। डेमोक्रेसी में एवरीबडी हैज़ द सेम राइट। इसलिए दोस्तों, एजेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, यही प्रॉब्लम है। तो पता चला अब इसके माध्यम से तो फिर संघ सरकार जहाँ चुनाव हार जाए वहाँ गवर्नर का मिसयूज़ कर दे। और हमने बार बार कहा ये पहली बार नहीं हो रहा है, संयोग की बात है, जब कोई संघ सरकार आती है उसे बार बार करती है, दैट इज़ ऑब्जेक्शनेबल। तो आपको सर कोई सोल्यूशन है? अगर गवर्नर का मिसयूज़ हो रहा है, कोई सोल्यूशन है? और गवर्नर का मिसयूज़ होना हमारे संघीय ढांचे, डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट, ये सबके खिलाफ है। ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट का मतलब है राज्यों को तो सीधे 7वीं सूची शक्तियाँ मिली है। अरे 7 शेड्यूल में स्टेट सूची में राज्यों को शक्तियाँ मिली हुई है, आप इसे छीन कैसे सकते हो? कमाल की बात होगी बच्चों। तो
आप कहोगे सर सोल्यूशन बताओ, क्योंकि यू मस्ट रिमेंबर कि जब हमारे पास अगर किसी समस्या का हमारे पास समाधान नहीं तो हम खुद ही समस्या है, ये मैनेजमेंट में कहावत है। इसलिए वी मस्ट कम फॉरवर्ड विद सोल्यूशन। तो आप देखोगे इसके लिए उच्चतम न्यायालय ने पहले सोल्यूशन दिया चुका है, क्योंकि बच्चों देखो संघ राज्य के संबंधों में सोल्यूशन क्या है हमारे पास, फिर सोल्यूशन क्या है, वी ऑलवेज लुक फॉर द सोल्यूशन, समाधान क्या है। इसका मतलब है, और ये सारे झगड़े पॉलिटिकल है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा हो रहा है कि भाई गवर्नर उन्हीं राज्यों में सीएम के खिलाफ जा रहा है जहां पे रूलिंग पार्टी, संघ की रूलिंग पार्टी नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का पॉलिटिकल मिसयूज तो नहीं होना चाहिए। फिर भी हमारे यहाँ दो बात याद रखना बच्चों, दो कमीशन हमारे यहाँ बने थे केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए। एक बड़ा महत्वपूर्ण कमीशन है सरकारी कमीशन, वैसे कमीशन कई बना था। हमारे यहाँ सेंट्रल स्टेट की जांच के लिए पहला कमीशन बना बच्चों, वो था राजमन्नार, वो तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया। तो आप देखो कमीशन का मतलब हेडेड बाई जज। तो जो पहला कमीशन जो राजमन्नार कमीशन, दैट वाज द फर्स्ट कमीशन, जस्टिस राजमन्नार, that was set up by तमिलनाडु गवर्नमेंट। और ये 1970s में हुआ, 1972 के आसपास घटना है कि राजमन्नार आयोग बना, और राजमन्नार आयोग से पूछा गया भाई राज्यों की स्वायत्ता कैसे बनाई जाए, पहला कमीशन था ये। और आप जानते हो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जो बात पहली होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब पहला कमीशन बना था, लेकिन थोड़ा सा राज्य भी हमारे यहाँ कम, राज्य भी कई बार बड़े पॉलिटिकली मोटिवेटेड बयान देते हैं। अब कई बार राज्य ऐसी सी बातें करते हैं जो कि पॉलिटिकली ठीक होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली इनकरेक्ट होती है। इसलिए क्या हुआ, पहला जो केंद्र सरकार ने कमीशन बनाया केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए, संघ संबंधों की जांच के लिए, और वो था सरकारी कमीशन रणजीत सिंह सरकारिया। ये भी जज थे। कमीशन का मतलब है दैट इज हेडेड बाय जज। तो रणजीत सिंह सरकारी आयोग ने कहा, 3 मेंबर बॉडी था रणजीत सिंह सरकारी आयोग, उसमें, और इस रणजीत सिंह सरकारी आयोग से कहा गया भाई बताओ आर्टिकल, सारे संघ राज्य की बात आई, आर्टिकल 200 की बात आई। तो सरकारी कमीशन ने कहा कि भाई देखो 4 महीने के भीतर गवर्नर अगर किसी विधेयक पर कोई अपना निर्णय दे रहा है तो दैट शुड बी विद इन द 4 मंथ। ये सरकारी कमीशन है। तो 4 महीने के भीतर विद इन 4 मंथ्स गवर्नर को अपना निर्णय कर देना चाहिए। अनुच्छेद 200 पे 4 महीने का मतलब हाँ कहे ना कहे वो 4 महीने के भीतर पर निर्णय कर दे। तो फॉर इनडिफिनिट टाइम गवर्नर कैन नॉट डिले एनी बिल, तो सरकारी कमीशन ने कह दिया। और आप देखना बच्चों सरकारी कमीशन ये था 83 में इंदिरा गांधी ने स्थापित किया था केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए। लेकिन सरकारी कमीशन ने कहा, कई बार देखो राज्य ऐसे कह देते हैं कि हम अलग हो जाएंगे, दक्षिण भारत का अलग राज्य, ये सरकारी कमीशन नहीं कहा था। बच्चों देखो राज्यों की स्वायत्ता अलगाववाद नहीं है। अब नागालैंड कहे हम भाग जाएंगे, ये स्वायत्ता नहीं है तो अलगाववाद हो गया, ये सेपरेटिज्म हो गया, सेसेनिज्म हो गया। तो सेसेनिज्म ये नहीं चलेगा, सेपरेटिज्म नहीं चलेगा। अब ये देखो इसका मतलब है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसीलिए आप देखोगे पुंछी कमीशन लेट इन 2010 संघ राज्य की जांच के लिए बना पुंछी कमीशन, जस्टिस पुंछी, मदन मोहन पुंछी। तो खास तौर पे संघ राज्य आयोग, संघ राज्य संबंधों पर विचार के लिए ये जो पुंछी कमीशन होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पुंछी कमीशन ने भी कहा कि भाई 4 महीने के भीतर अपनी राय बता दो। इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन है। और आप देखोगे अब सवाल है कि अगर इस बात को न माने, अंतिम ऑप्शन उच्चतम न्यायालय। इसलिए आप देखो कई राज्य गवर्नर के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में गए। अब कॉन्स्टिट्यूशनली कहा जाता है कि भाई गवर्नर के खिलाफ हम नहीं जा सकते, कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया गवर्नर के खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा व्यवहारिक रूप में हो जाता है। अगर गवर्नर अगर ऐसा पावर का मिस यूज़ करे फिर तुम कोर्ट में जा ही सकते हैं। ये है आर्टिकल 200 का मामला, जहाँ पे गवर्नर को ऐसा मिस यूज़ नहीं करना चाहिए लेकिन वो गवर्नर मिस यूज़ करता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया। जैसे सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो गवर्नर है कई विषय पे, तो केरला में क्या हुआ, गवर्नर ने कई विषय को सीधा प्रेसिडेंट को भेज दिया और कई विषय पे परमिशन दे दिया।
तो ये थोड़ा सा पॉलिटिकल मामला है आर्टिकल 200 का। अब जरा देखा आर्टिकल 356 का मामला क्या है, 356 का मामला क्या है, कहाँ गवर्नर मिस यूज़ करता है पावर को। अब बच्चों देखो जरा आर्टिकल 356, ये अभी तो मिस यूज़ नहीं आर्टिकल 356 का। आर्टिकल 356 अभी तो मिस यूज़ नहीं है अब आज की डेट में। और अभी देखो कई बार लोग कह रहे हैं बंगाल के खिलाफ सरकारी आयोग नहीं, सरकारी आयोग होता है, तो बंगाल के खिलाफ कोई लगा 356 लगा दो। अरे ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता है। कैसे? अब देखो दोस्तों, आर्टिकल 356 की बात जो है उसमें लिखा हुआ है, पहले आपको जाना चाहिए आर्टिकल 355। आर्टिकल 355 में लिखा गया है दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। संघ सरकार का दायित्व है कि वह राज्य को आंतरिक गड़बड़ी और बाहरी आक्रमण से रक्षा करेगी। आर्टिकल 355 में लिखा गया है संघ सरकार का दायित्व है इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट कि वह ही संघ राज्य की आंतरिक गड़बड़ी, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस एवं बाह्य आक्रमण से रक्षा करेगा। It is duty of union government that union government will protect, shall protect, union government shall protect state from external threat and internal disturbances. ये लिखा हुआ आर्टिकल 355 में। बात सीधी से बच्चों मणिपुर में। अब मणिपुर में क्या प्रॉब्लम है, देखो इंटरनल गड़बड़ी है, आंतरिक गड़बड़ी है। अब देखो अब कई राज्यों में माओवादी समस्या है, तो माओवादी समस्या के समाधान के लिए फिर संघ राज्यों की सहायता करता है। संघ ये नहीं कर देगा भाई बीएसएफ नहीं देंगे, इसलिए माओवादी समस्या के समाधान के लिए संघ ने बीएसएफ तैनात की है। तो दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। ये पब्लिक ऑर्डर राज्य सूची का विषय है, इसे देखो बार बार सहयोग की बात आती है बच्चों। द पब्लिक ऑर्डर अपने आप में राज्य सूची का विषय है, फिर भी कई बार ये राज्य नहीं कर पाते तो संघ सहायता करेगा उनकी। और आर्टिकल 356 में लिखा गया है यदि राज्य का प्रशासन, आर्टिकल 356 में क्या है, यदि राज्य का प्रशासन संविधान के तंत्र के अनुसार संचालित नहीं है, संविधान के तंत्र के अनुसार संचालित नहीं है, if the government of a state is not carried on accordance with the constitutional machinery, if the government is not carried on accordance with the constitutional machinery, संविधान के तंत्र है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। अगर संविधान के तंत्र के अनुसार संचालित नहीं है तो क्या होगा, फिर संघ सरकार राज्य का समूचा प्रशासन अपने हाथ में ले लेगा। और राज्यपाल की रिपोर्ट के हिसाब से भी हो सकता है और राज्यपाल के बिना रिपोर्ट के हिसाब से भी हो सकता है, बात दोनों है। इसका मतलब है if government is not carried on accordance with the constitutional machinery, अगर सरकार संविधान के तंत्र के अनुसार संचालित नहीं है तो पूरा क्या होगा, सरकार
इसका मतलब है राज्य यानी संघ सरकार राज्य के पूरे तंत्र पर अपना नियंत्रण कर लेगी। इसका मतलब है राज्य के, अब सवाल है संवैधानिक तंत्र क्या है, कैसे नियंत्रण कर लेगी, आर्टिकल 356 यही है। तो गवर्नर की रिपोर्ट दे, यानी गवर्नर की रिपोर्ट पे भी 356 लग सकता है, बिना रिपोर्ट पे 356 लग सकता है। गवर्नर रिपोर्ट दे या न दे इसकी बात नहीं है। अब सवाल ये है, देखो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न था और डॉक्टर अम्बेडकर से पूछा गया था भाई ये तो 356 ऐसा है, तो आप बताओ डॉक्टर साहब ये तो राज्य के अधिकार को सीमित करेगा। इसका मतलब है पीएम कभी भी चाहे तो 356 लगा देगा, इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर देगा। आप ऐसा सोचो। अब तो फिर बंगाल में जब चाहे केंद्र सरकार 356 लगा देगी। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था नहीं नहीं भाई देखो ये कड़ी हुई दवाई है, इट इज़ ए मेडिसिन। कई बार देखो दोस्तों, हम कोई दवाई रखते हैं लेकिन डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करता है, वो दवाई आपको तब खाना है जब आप प्रॉब्लम में है। वो होम्योपैथी की दवाई थोड़ी है, वो होम्योपैथिक दवाई तो है नहीं। इसलिए आप ज़रा सोच के देखो मेरे बच्चों, आर्टिकल 356 रखा गया था एक तरीके से प्रॉब्लमेटिक कंडीशन के लिए, लेकिन उसका मिसयूज़ हो गया। अब सवाल है कि संविधान का तंत्र क्या है, तो होने क्या लगा कि जैसे हमारे यहाँ आया, इसलिए अब देखोगे दोस्तों हमारे यहाँ संविधान का बड़ा मिसयूज़ हुआ। और आर्टिकल 356 इज द मोस्ट मिसयूज कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे? और आर्टिकल 356 का मिसयूज़ कैसे हुआ? पॉलिटिकल रीजन, इसका राजनीतिक कारण मैं आपको बता दूं। व्हाट इज द पॉलिटिकल रीजन? राजनीतिक कारण मैं बता दूं कि आखिर में 356 का मिसयूज़ कैसे हुआ, इसका पॉलिटिकल रीजन आप देखो। तो पॉलिटिकल रीजन कैसे है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पॉलिटिकल रीजन कैसे है। अब देखो हमारे यहाँ 1952 से 1967 तक हमारे यहाँ कांग्रेस का डोमिनेंस रहा। कांग्रेस के डोमिनेंस में संघ यानी पीएम भी कांग्रेसी, सीएम भी कांग्रेसी, प्रेसिडेंट भी कांग्रेसी, गवर्नर भी कांग्रेसी, तो सवाल ही पैदा नहीं होता झगड़े के। लेकिन पूरा झगड़ा, इसलिए आप देखोगे इस समय ये फेज था, उसमें संघ राज्य के बीच कोई समस्या नहीं, ना आर्टिकल 200 की। इसलिए मेरे बच्चों अब सवाल है कि आर्टिकल 200 की समस्या नहीं है। हाँ, समस्या तो पॉलिटिकल है, क्योंकि समस्या वहीं पे आ रही है जहाँ पे वो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है। ऐसा ही होता था, इसलिए नेहरू जब पीएम थे कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, क्योंकि सीएम एक पार्टी का, प्रेसिडेंट एक पार्टी का, पीएम एक पार्टी का, प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये प्रॉब्लम तब हुई जब से 1967 में जैसे ही राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें आई, उसी के समय से प्रॉब्लम होने लगी। तो 67 से क्या हो गया, संघ में कांग्रेस थी, राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार थी। तो 67 के बाद पहली बार गैर कांग्रेसी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट केम इन पावर। तो उसमें के करुणानिधि आए, वो काले चश्मे वाले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, और उसमें ज्योति बसु आए। तो 67 के बाद जैसे गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री आए, तभी से पूरा झगड़ा होने लगा। अब इन्होंने 356 ऑल इंडिया सर्विसेज 200, ये झगड़ा आज का थोड़े है, आज की नई घटना हो सकती है। इसका मतलब फिर ये दिखता है कि प्रॉब्लम इज नॉट विद कॉन्स्टिट्यूशन, प्रॉब्लम विद द पॉलिटिकल फैक्टर्स। तो अब सवाल है पॉलिटिकल फैक्टर का मतलब है, अब राज्यों में कांग्रेस जब, तो संघ में कांग्रेस सरकार, तो पता चला गैर कांग्रेसी लोगों के साथ भेदभाव किया गया। लेकिन अचानक आप देखोगे 1989 से 2014, मई 2014, ये हमारे यहाँ ऐसा था कि संघ में गठबंधन सरकार थी। दिस वाज अ फेज ऑफ अ कोalition गवर्नमेंट। यहाँ पे तो गठबंधन सरकार थी। गठबंधन में न तो किसी संघ में किसी का बहुमत, और राज्य के मुख्यमंत्री बड़े पावरफुल हो गए। इसलिए बच्चों देखो कहा जाता है कि हमारे यहाँ संघ राज्य के संबंध पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल पार्टी तय करती है। अब जरा सोच के देख लो, हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि संघ की शक्तियाँ ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन पावर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट इज मोर, संघ की शक्तियाँ ज़्यादा है। प्रैक्टिस में कुछ और हो रहा है। संविधान के हिसाब से देखा जाए तो संघ की शक्तियाँ ज़्यादा है, प्रैक्टिस में बिल्कुल और ही हो रहा है। और प्रैक्टिस में क्या हो रहा है बच्चों, अब आप देखोगे कि राज्य की शक्तियाँ बढ़ती चली गई, यानी सीएम बिकेम मोर पावरफुल देन पीएम। और टीएन कहानी तो मैं आपको बता दूं, ज्योति बसु से पूछा गया था कि ज्योति बसु साहब आप पीएम बन जाओ, वो तो सीएम थे, बंगाल के थे, उन्हें मना कर दिया। उनका नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि अपना करियर ख़राब नहीं करेंगे।
तो ये ऐसा समय था, उस समय लालू यादव, आप देखोगे इसी बीच में लालू यादव वगैरह सीएम थे। तो अब वो सीएम के रूप में इतने पावरफुल थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह पीएम थे, और डॉक्टर मनमोहन सिंह बात कोई सुनता ही नहीं था। इसलिए बच्चों, पॉलिटिक्स भी संविधान को डिटरमाइन करता है, और वो बल्कि ज़्यादा डिटरमाइन करता है। इट्स नॉट मेनली कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए आप देखोगे 89 और 2014 के बीच में तो मामला था ही नहीं। यहाँ तो मामला ऐसा था कि पीएम बेचारा, सारे कमज़ोर पीएम थे, वो सीएम खिलाफ क्या झगड़ा करते, अपनी पावर बचा लेते, सीएम खिलाफ क्या झगड़ा करते। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे ही पॉलिटिक्स बदली, संघराज समय बदल जाते हैं। यानी जैसे ही पॉलिटिकल सिनेरियो बदलेगा, संघ राज्य के संबंध चेंज हो जाएंगे। लेकिन आप देखोगे संघ राज्य के बीच झगड़ा कब आया? मई 2014। 2014 के बाद, मई 2014 के बाद फिर से एक दल की सरकार आ गई, फिर से संघ में एक दल की सरकार आ गई। इट वॉज अ वन पार्टी डोमिनेशन। संघ में एक दल की सरकार आ गई, और परिणाम क्या हुआ कि फिर से संघ राज्य के बीच झगड़ा शुरू हुआ। अब जहाँ पे नॉन बीजेपी सीएम है, अब यहाँ झगड़ा होने लगा। इसलिए मेरे बच्चों देखो, झगड़ा तो पॉलिटिक्स का है, और इसलिए 356 का मिसयूज आप देखोगे 89 के बाद रुकता गया, और हमारे 356 का सा ब्लेटेंट मिसयूज हुआ, क्योंकि संविधान में लिखा है संविधान के तंत्र के हिसाब से। अब सवाल है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है क्या, और अनुच्छेद 356 कैसे लगेगा, मिसयूज कैसे हुआ पॉलिटिकल रीजन से। अब सवाल है कि फिर इसमें उच्चतम न्यायालय ने बड़ा डिसीजन दिया, क्योंकि 356 का मिसयूज तो इतना ज़्यादा हो गया कि ट्रेन में कहीं अम्ब्रेला छाता खो गया तो गवर्नर ने कह दिया कि पब्लिक ऑर्डर खराब है, 356 लगा दो। भारत में मिठाई लूट ली गई तो 356 लग गया। 356 का प्रयोग ऐसे हुआ कि जैसे संविधान का बड़ा मिसयूज हो गया। इसलिए इसी कॉन्टेक्स्ट में एसआर बोमी का डिसीजन आता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में किसका निर्णय है? उच्चतम न्यायालय ने क्या निर्णय दिया? एसआर बोमई वाद। इसी मामले में एसआर बोमई केस आता है। एसआर बोमई वाद इसी मामले में आया है 1994। एसआर बोमई केस, और आप देखो तो 9 जजेस बेंच है, ये बड़ा हिस्टोरिकल मामला है। और एसआर बोमई कर्नाटका के पूर्व में सीएम थे, और बाद में जब एसआर बोमई केस, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब किसी मामले को सुनता है, उस संबंध में जो भी मामले उसके पास आते हैं उसको सब एक साथ विचार कर लेता है। तो जैसे कर्नाटका में 356 लगा, कर्नाटका के सीएम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, उसी दौरान बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ अयोध्या में, तो उसी के बाद यूपी, उसी के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल, ये 4 ऐसे बीजेपी रूल्ड स्टेट थे, इसमें 356 लग गया। तो सबकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने की। आखिर में फिर ये बताया कि तब पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के तंत्र की विफलता का मतलब क्या है। तो अब देखो इस केस का सारांश क्या है। एसआर बोमई केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या कि पहला, 356 का न्यायिक पुनरावलोकन होगा। 356 इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। तीन सौ छप्पन का न्यायिक पुनरावलोकन होगा। 356 इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, क्योंकि आप देखो दोस्तों, अब 356 सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू क्यों बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो संविधान में लिखा गया है कि राष्ट्रपति राज्यपाल काम का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा, और 356 यूज कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। इसीलिए आप देखो जो बच्चे पूछ रहे थे कि क्या सर, तो ये बहुत बड़ी बात थी, अदरवाइज 356 यूज कर रहा है राष्ट्रपति। और आप याद रखो 356 राष्ट्रपति यूज कैसे करेगा? मंत्रिपरिषद की सलाह से, विद द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और बच्चों आप देखो 74 में लिखा गया, आर्टिकल 74 में लिखा गया है कि मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई सलाह का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा।
इसका मतलब है वॉट एवर एडवाइस इज गिवन बाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू प्रेसिडेंट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू। मंत्रिपरिषद क्या सलाह उसको दे रही है, न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा, राष्ट्रपति राज्यपाल काम का नहीं होगा। लेकिन अब ये बहुत बड़ी बात थी। इसे कल किसी बच्चे ने पूछा था, हर गोविंद तिलक का मामला, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 356 का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। अब यानी 94 के पहले न्यायपालिका ने यही माना था कि 356 का जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, लेकिन ये लैंडमार्क इसलिए पहली बार कह दिया। 9 जजेस बेंच है, पहली बार कर दिया ना 356 का जुडिशियल रिव्यू होगा। और दूसरी बात, न्यायपालिका ने कहा 356 का प्रयोग प्रशासनिक तंत्र की विफलता पर नहीं होगा। इट कैन नॉट बी यूटिलाइज मेयरली ऑन द बेसिस ऑफ फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। प्रशासनिक तंत्र की विफलता पर इसका प्रयोग नहीं होगा। इट कान बी यूटिलाइज अगेंस्ट द फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। इसका मतलब आप कहोगे कहीं भ्रष्टाचार हो जाए, दैट इज़ नॉट बेस ऑफ 356। भ्रष्टाचार हो जाए, कहीं हिंसा हो जाए, कहीं झगड़े हो जाए, ये अनुच्छेद 356 का नहीं, ये सब प्रशासन का मामला है। सरकार अच्छा काम ना करे, अच्छा काम नहीं करेगी 5 साल बाद जनता हटा देगी। 356 का यूज़ कहाँ पर होगा? संवैधानिक तंत्र की विफलता। इट कैन बी यूटिलाइज अगेंस्ट फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। संवैधानिक तंत्र की विफलता पर इसका उपयोग होगा। तो संवैधानिक तंत्र की विफलता का मतलब पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के तंत्र की विफलता क्या है कि मंत्रिपरिषद में जो मुख्यमंत्री विश्वास मत में हार जाए मुख्यमंत्री बना रहे। अब अनुदान की मांग पारित ना हो पाए, डिमांड फॉर ग्रांट्स पारित ना हो पाए, 6 महीने में विधानसभा की बैठक ना हो पाए, यानी संविधान में लिखे किसी आर्टिकल का वायलेशन हो जाए, तब संविधान के तंत्र की विफलता है। और काम काज में कहीं पे एजुकेशन में, कहीं पुलिस में, ये सब क्या है? प्रशासनिक तंत्र की विफलता। कहीं पुलिस गड़बड़ हो जाए, कहीं करप्शन हो जाए, तो भाई ये तो क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव तंत्र की विफलता। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के फेल होने का मतलब क्या है। इसका मतलब है मिसयूज ऑफ आर्टिकल 200, 356। ऐसा हो जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी विफलता होगी। और इसीलिए न्यायपालिका ने अगली बात कह दी। न्यायपालिका ने कहा अगर इसका दुरुपयोग हो गया तो न्यायपालिका ने कहा कि 2 बातों में अंतर करिए। जब 356 लगता है तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि 2 महीने के भीतर 356 अगर अनाउंस हुआ है, 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदस्य को जब तक अप्रूव नहीं करेंगे तब तक विधायिका डिसॉल्व नहीं होगी। इसका मतलब पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधानसभा के निलंबित होने सस्पेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। विधानसभा के निलंबित होने और विधानसभा के भंग होने में फर्क है। और डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, देयर इज डिफरेंस बिटवीन सस्पेंशन और सस्पेंडेड एनिमेशन, और दूसरी बात है डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब देखो बच्चों, दोनों में अंतर क्या है? सस्पेंशन का मतलब होता है विधानसभा की बैठक ना हो, लेकिन विधायक रहेंगे। सस्पेंशन में क्या होता है? विधायक भी रहेगा, वेतन भत्ता मिलेगा, लेकिन विधानसभा की बैठक फिलहाल नहीं रहेगी। इसका मतलब है विधानसभा की बैठक सस्पेंडेड है। और जब विधानसभा की बैठक सस्पेंडेड है क्योंकि किसी का बहुमत नहीं है, तो मान लो अगर बिहार में अगर किसी का बहुमत नहीं मिल पाता तो क्या होता? विधानसभा भी रहती।
लेकिन डिसॉल्व का मतलब होता है, डिसॉल्व का मतलब है सब विधायक खत्म हो जाएंगे। डिसॉल्व का मतलब वेतन भत्ता सैलरी सब खत्म हो जाएगी। डिसोल्यूशन का मतलब है डेथ ऑफ असेंबली। और सस्पेंशन का मतलब है असेंबली कोमा में है। और आप जानते हो बच्चों, कोमा में आएगा आदमी को जिंदा किया जा सकता है, डेथ वाले आदमी को नहीं। आप याद रखिए, कोमा में आए हुए आदमी को जिंदा किया जा सकता है, डेथ वाले आदमी को नहीं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अब पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया कि अगर कोई, पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अगर कोई असेंबली स्वाभाविक तौर पर अगर वो डिसॉल्व कब होगी, जब किसी कोई सरकार ना बन पाए। यानी 356 लागू होने के बाद क्या होगा, पहले असेंबली निलंबित होगी, पहले सस्पेंड होगी। और अगर कोई ऑप्शन नहीं बन पाए, कोई सरकार नहीं बन पाई, तब असेंबली क्या होगी, डिसॉल्व होगी। पहली बार ऐसा किया गया। अन्यथा होता क्या था, जैसे 356 हुआ तो 356 में सीधे विधानसभा भंग हो गई। और आप याद रखो दोस्तों, जो निलंबित विधानसभा के मेंबर हैं, सस्पेंडेड विधानसभा के मेंबर हैं, वो तो फिर दोबारा सरकार बना सकते हैं। लेकिन अगर विधानसभा भंग हो गई, डिसॉल्व हो गया, तो विधायक फिर तभी विधानसभा में आएगा जब नया चुनाव लड़के आए, क्योंकि वो तो उसका पॉलिटिकल डेथ हो गया। अब वो विधायक नहीं रहा। विधानसभा जब निलंबित हो, विधानसभा भंग हो गई, अब वो विधायक नहीं रहा, सामान्य व्यक्ति बन गया। अब दोबारा विधायक कब होगा, जब फिर से चुनाव लड़के आए। दोबारा विधायक तब हो जब फिर से चुनाव लड़के आए। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने और भी कहा, अगर 356 का मिसयूज हुआ तो मैं भंग विधानसभा को फिर से पुनर्जीवित कर दूंगा। दोस्तों, हमारे यहाँ तो मरे हुए आदमी को डॉक्टर भी नहीं जिला पाते। हमारे यहाँ मरे हुए आदमी को डॉक्टर नहीं जिला पाते, और यहाँ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मैं विधानसभा भंग हो रही तो भी इसको जिला दूंगा। इसका मतलब है इट वॉज स्ट्रिक्ट वार्निंग। ये सरकार के लिए बड़ी वार्निंग थी कि अगर कोई मिसयूज करेगा तो उसको न्यायपालिका फिर बख्शेगी नहीं। इसलिए लैंडमार्क माना जाता है। आज भी आर्टिकल 356 मामला जहाँ आएगा वो बोमई केस का ही नाम आएगा। और दूसरी बात, चूंकि अयोध्या का मामला भी इसमें रेफरेंस में आ गया था, तो बोमई केस में ये भी कह दिया गया, अगर पंथ निरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढांचा है, सेक्युलरिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेक्युलरिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि जो यूपी में, राजस्थान में और हिमाचल में जो अनुच्छेद 356 का यूज़ हुआ था वो बिल्कुल संवैधानिक था, क्योंकि आधारभूत ढांचा पंथ निरपेक्षता है और आधारभूत ढांचे को उल्लंघन पर 356 का यूज़ हो रहा है, तो ये बिल्कुल अच्छी बात है। आधारभूत ढांचे का यूज़ हो रहा है तो बिल्कुल अच्छी बात है। इसलिए ये भी उच्चतम न्यायालय ने कहा, और उच्चतम न्यायालय ने बाकायदा कह दिया कि अगर अगर अनुच्छेद 356 का मिसयूज हुआ तो वो भंग विधानसभा को पुनर्जीवित कर देगी इन केस इफ इट इज़। इसलिए आप देखो, कोई सरकार हिम्मत नहीं कर पाती, बोमई केस के डिसीजन के बाद कोई सरकार हिम्मत नहीं कर पाती 356 का मिसयूज कर दे। और 356 का मिसयूज होगा। और बिहार की बड़ी इंटरेस्टिंग घटना बता दें, बिहार में जब पहली बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे या बनना चाहते थे, लालू यादव विधानसभा में बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भाई नीतीश कुमार को मौका क्यों नहीं मिला। इस आधार पे तो बूटा सिंह राज्यपाल थे, बूटा सिंह नीतीश कुमार को बुलाया नहीं। और बूटा सिंह से पूछा गया कि हमें पता है नीतीश कुमार का बहुमत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह राज्यपाल का विशेषाधिकार नहीं है। इसी का फ्लोर टेस्ट, हु इज अ कमांडिंग मेजॉरिटी इन द हाउस, ओनली ऑप्शन इज अ फ्लोर टेस्ट। यानी किसी का विधानसभा में बहुमत है या विश्वास है नहीं, इसके लिए क्या होना चाहिए, फ्लोर टेस्ट। फ्लोर टेस्ट का मतलब क्या होता है, सदन में बहुमत का परीक्षण। यानी किसी भी सरकार का विधायिका में बहुमत है या नहीं है, ये देखने केवल एक तरीका है कि उसका बाकायदा हाउस में कॉन्फिडेंस है कि नहीं। दिस इज नॉट ए डिस्क्रिप्शन ऑफ गवर्नर प्रेसिडेंट। गवर्नर कैसे बता देगा किसी का विधायक है कि नहीं है, ये फ्लोर टेस्ट होगा। तो केवल विधानसभा में, फ्लोर टेस्ट का मतलब विधानसभा में लोग आएंगे, वोटिंग करेंगे, बताएंगे, पब्लिक होगा तो पता चल जाएगा। इसलिए अब देखो दोस्तों, अब 356 का मिसयूज बहुत रुक गया है।
और इसलिए फ्लोर टेस्ट देखो अभी अब हुआ वहाँ पे बिहार में। और इसी के लिए बिहार के मामले में रामेश्वर ठाकुर केस आया। दिस वाज रामेश्वर ठाकुर केस आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 356 का बिहार में मिसयूज़ किया गया, और हम तो चाहते हैं कि विधानसभा जो भंग है उसको भी हम पुनर्जीवित कर दें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये हम नहीं करेंगे क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, बिकॉज द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन इज ऑन। इसके बाद हम इन्हें कर नहीं सकते। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने वार्निंग दे दी कि इन फ्यूचर कोई भी अगर 356 का मिसयूज़ करेगा, जब भंग विधानसभा को पुनर्जीवित कर दिया जाएगा तो आप मामला समझ सकते हैं। इसका मतलब है कि यही है अब आर्टिकल 356। इसलिए आप देखोगे आज 356 का यूज़ रुक गया है। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण उच्चतम न्यायालय का डिसीजन तो है, ये पॉलिटिकल भी है, क्योंकि अगर संघ सरकार को पता है कि अगर कोई मुख्यमंत्री बड़ा पॉपुलर है तो 356 अगर यूज़ कर देगा फिर चुनाव जीत के आ जाएगा वो, और फजीयत होगी। और उच्चतम न्यायालय का भी डिसीजन है, इस वजह से आजकल ऐसा नहीं होता। 356 का मिसयूज बहुत रुक गया है। अब दोस्तों सवाल पूछ लो जरा, आप बड़ा बड़ा कर देना सवाल को, बोल्ड कर देना। आप जरा उसको बोल्ड कर दो, जो कमेंट आ रहा है ना, कमेंट को बड़ा कर दो। और हाँ इससे बढ़ गया। सर प्लीज़ हेल्प मी। एक बार बोल, प्लीज़ हेल्प मी, टोल्ड मी इन विच पेपर इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, विच चैप्टर इज। अरे मेरे मेरे माई फ्रेंड दीपू, देखो इनफैक्ट दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू से विच चैप्टर इज इम्पॉर्टेंट फॉर पीटी, because remember every chapter is important for PT, especially the issues which are very much in limelight. देखो फंडामेंटल DPSP, this is not way to say that which chapter is important or less important. In fact every chapter is important. हाँ उसे में थोड़ा सा जितनी बात हमने देखी उसको अच्छे से पढ़ लेते हो, बार बार रिवीजन कर लेते हो, दैट इज इनफ। अच्छा बड़ा आप थोड़ा बड़ा कर दो उसमें 356 के पंथ निरपेक्षता की इसे बच्चे राज्यपाल को शपथ दिलाया। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट। तो सर बिल रिकंसिडरेशन के बाद प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है सकते हैं। हाँ मेरे बच्चों, हाँ रिकंसिडरेशन प्रेसिडेंट को भेज सकते हैं, और प्रेसिडेंट को अगर मान लो विधानसभा फिर कहे प्रेसिडेंट फिर पुनर्विचार करें, जरूरी नहीं है। प्रेसिडेंट कब तक रखेगा, जबकि हमारे यहाँ सरकारी कमीशन ने कहा है कि विद इन 4 मंथ उसको ऐसा कर देना चाहिए। ऐसा प्रेसिडेंट 356 का वायलेशन करेगा तो प्रेसिडेंट को कुछ दंड मिलेगा? अरे नहीं बच्चा, दंड क्या होता है? दंड सबसे बड़ा पॉलिटिकल ही होता है। संविधानवाद की क्या लिखा, समझ नहीं यार, संविधानवाद की अवधारणा अरे मेरे बच्चे वैष्णवी, देखो संविधानवाद क्या है? संविधान की सर्वोच्चता है। अभी आपने देखा नहीं, चंडीगढ़ में चुनाव हो रहा था और रूल ऑफ लॉ का अगर मैं, संविधानवाद का मतलब है संविधान की सर्वोच्चता। इसका मतलब मेरे देखो अभी संविधान ना होता तो झारखंड के सीएम कहीं जेल में जाते। अरे पुराने ज़माने में सोचो, राजा महाराजा कभी जेल उल जाते थे, क्योंकि वहाँ संविधानवाद नहीं था। आज संविधानवाद है, कोई विधि का उल्लंघन करेगा वो जेल जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो रूलर नहीं है। किसी सचिन ने आकस्मिक निधि क्या है? अरे आकस्मिक निधि का मतलब सचिन कुछ ऐसा पैसा जो इमरजेंसी लिए रखा जाता है। आकस्मिक निधि संविधान में लिखा हुआ है, संघ राज्य दोनों की अलग अलग होती है। इसका मतलब कोई मान लो कि आवश्यक कोई काम आ गया, उससे पैसा खर्च कर दें। नीलम चंद्रचूड़ जी दिल्ली बुला रहे हैं, कूटे सिटन ये रिटर्निंग ऑफिसर को दिल्ली बुला रहे हैं। ये हमारे लॉ से काम होता है, व्यक्ति से नहीं। किसी बच्चे ने पूछा प्रशासनिक शक्ति किसके पास हुई? गवर्नर के सीएम के पास। किसी बच्चे ने पूछा मानववादी क्या है? अरे मेरे बच्चे, मानव का मतलब है मानव की गरिमा को स्वीकार करना, सर्वोच्चता को स्वीकार करना। तो मानववादी कौन है? जो मानव को सबसे ऊपर रखता है, जाति धर्म राष्ट्र से बढ़कर, ह्यूमनिज्म। इसलिए
क्या जर्मनी, क्या फ्रांस, क्या ब्रिटेन, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या तमिल, क्या तेलुगु, फर्स्ट वी आर ह्यूमन बींग। अरे मेरे बच्चों, मानव हित पैदा हुए थे, इसलिए देखो सबके ब्लड ग्रुप मिला के देखो। ये तो बाकी बातें सब हमने धर्म, जाति, राष्ट्र का सीमाएं बना ली। यही है मानव, यही है मानववाद। इसे जब बच्चा पैदा होता है, कोई धर्म जाति उसके साथ थोड़ी होती है। किसी ने कहा क्या विधानसभा को निलंबित करने के कि उन लोगों पर कर वही होगी, क्या मतलब है, कार्यवाही होगी? अरे नहीं भाई, देखो, अरे पॉलिटिक्स में देखो, मेरे जो चुनाव हार जाना सबसे बड़ा कार्यवाही तो ये है। कार्यवाही क्या होगी? विधानसभा निलंबित होगी, इसका मतलब है कोमा में पड़ी हुई है। और जहाँ विधानसभा निलंबित है वहाँ फिर से उसको जगा के, अरे सोए हुए आदमी को जगाया जा सकता है, मरे हुए आदमी को तो। निलंबित विधानसभा सोई हुई विधानसभा है, और भंग विधानसभा मरी हुई विधानसभा है, तो मरे आदमी को जगा नहीं सकते आप। यदि राज्यपाल की मृत्यु हो जाए तब राज्यपाल का पद कौन संभालेगा? अरे मेरे बच्चे, ये सब आप याद रखना, राज्यपाल की मृत्यु हो जाए तो बगल का राज्यपाल उसका पद संभाल लेगा। राजस्थान का राज्यपाल मरेगा तो हरियाणा के राज्यपाल को उसका दायित्व दे दिया जाएगा। याद रखना, यहाँ न्यायाधीश नहीं बनेगा जैसे राष्ट्रपति के मामले में होता है, यहाँ दूसरे राज्यपाल को दायित्व दे दिया जाएगा। ऐसा 56 में संशोधन किया गया, इसलिए संविधान में लिखा गया है राज्यपाल को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, इसीलिए ऐसा लिखा गया है। राष्ट्रपति के लिए ऐसा नहीं हो सकता। राष्ट्रपति तो एक ही है, यानी राज्यपाल हमारे यहाँ एक या एक से अधिक राज्य के लिए बनाया जा सकता है। संसदीय शासन, संघीय शासन क्या है? तो देखो बच्चों, संसदीय शासन का मतलब होता है कि उत्तरदायी शासन, कैबिनेट का शासन संसदीय शासन है। संघीय शासन का मतलब है संघ राज्य के बीच बंटवारा, यूपी और संघ के बीच बंटवारा है संघीय शासन है, जहाँ शक्ति का विकेंद्रीकरण हो और शक्ति का विभाजन हो, सर्वोच्च संविधान हो, यह संघीयवाद है, संघीय शासन है। राज्यसभा को सभापति वोट कर निर्णायक वोट कर सकता है क्या? हाँ, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का स्पीकर, विधानसभा का सभा, सब लोग कास्टिंग वोट करते हैं, निर्णायक वोट सब करेगा। पीठासीन अधिकारी होगा, जो बच्चा लॉजिकल होगा वोट करेगा। थैंक यू सर, बाय। सातवें संविधान संसद 1956, हाँ, सातवां संविधान संसद 1956। राज्यपाल को शपथ, राज्यपाल को शपथ हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है क्या? हाँ बिल्कुल सही बात है, राज्यपाल को शपथ हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। क्या क्या लिखा है ऊपर? मेरे को शिक्षा मंत्री पर एफआईआर करनी है सर, पेपर लीक कैसे हो जाता है? अरे शिक्षा मंत्री पर एफआईआर में अब क्या करोगे? देखो हिंदुस्तान बड़ी विडंबना है, एक एक से लोग होते हैं खुराफाती, तो लेकिन अभी तुम पढ़ो लिखो, चिंता मत करो, एक पेपर लीक हुआ दूसरा नहीं लीक होगा, तुम पास हो जाओगे। एफआईआर करने में अपना समय व्यर्थ मत करो। नॉन क्रीमी लेयर किसे कहते हैं सचिन? नॉन क्रीमी लेयर का मतलब होता है कि जो व्यक्ति जिनकी इनकम 8 लाख रुपए से कम है, तो जो मान लो कोई किसी की पापा है 8 लाख रुपए से साल में कम कमाते हैं, तो क्रीमी लेयर के नीचे है, नॉन क्रीमी लेयर है। जिनकी इनकम 8 लाख रुपए से ज़्यादा है वो क्रीमी लेयर है। लेकिन उस 8 लाख रुपए में आपकी सैलरी, पापा की सैलरी, एग्रीकल्चर इनकम नहीं आना चाहिए, या तो किसी के, तो यही है नॉन क्रीमी लेयर। पंथ निरपेक्षता वर्सेस धर्म निरपेक्षता। अरे मेरे बच्चे, तुम लोग भूल गए हो फंडामेंटल राइट में मैंने बताया था, सारी कहानी बताई थी। मेरे बच्चों को याददाश्त कमजोर, देखो सब लोग च्यवनप्राश पहले खाओ, दिमाग बढ़ाओ पहले। लगता है च्यवनप्राश नहीं खा रहे हो, सारी बात भूलते जा रहे हो मेरे बच्चों। झंडू का च्यवनप्राश पहले खाना शुरू करो तुम लोग। सर फ्लोर टेस्ट क्या है? अरे मेरे बच्चों, किसका बहुमत है विधानसभा में, इसी बात को सिद्ध करना फ्लोर टेस्ट है। कल क्या पढ़ के आए? अभी अभी यही पढ़ के, अभी संघवाद ही चलेगा, 1-2 दिन और संघवाद खत्म, चिंता जल्दी। अब देखो उसके बाद हम अभी विवाद में नदी जल विवाद बता देंगे, 356 बता दिया, 200 बता, नदी जल विवाद बता देंगे, फिर उसके बाद सहकारी संघवाद, अंतर्राज्यीय परिषद, यही सब बताएंगे। तभी 1-2 दिन में संघवाद आप खत्म हो जाएगा, चिंता मत करो। उसके बाद न्यायपालिका आएगा। साम्यवादी अवधारणा क्या है? अरे वैष्णवी, साम्यवाद का मतलब होता है, जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहाँ सबके खेत एक जैसे हो जाए, किसी गांव में किसी के भैंस दूध दे, सब लोग लोटा लेके दूध पिए, ये साम्यवाद है। तुम्हारे घर में खाना बने, पड़ोसी भी आ जाए खाना खाने, ये साम्यवाद है। तो साम्यवाद का मतलब है बिल्कुल, अगर तुम लोग कॉलेज में जा रही हो, सब लोग एक साथ मिलकर खाएं, ये साम्यवाद है। आप इतने क्या है
अरे सचिन, मेरे बच्चे पढ़ाई करो, पहले पढ़ाई करो, मुझे मत देखो विनम्र क्यों है। अरे मेरे बच्चों, अब क्या करो, अपने बच्चों से झगड़ा करूंगा मैं? मेरे जवान बच्चे हैं, कहीं पीटने पाटने लगे, कहीं बाहर मुझे मिल गए तो क्या करूंगा, बचाओ मैं? अरे बड़े आदमी को विनम्र होना ही पड़ता है। सर पुंछी आयोग क्या है, सविता ने पूछा है। पुंछी आयोग जस्टिस मदन मोहन मालवीय, जस्टिस मदन मोहन पुंछी थे, मदन मोहन मालवीय नहीं थे, मदन मोहन पुंछी थे, जिनको 2010 में कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए। किसी ने पूछा, सर हु बियर द एक्सपेंसेस व्हेन पॉलिटिकल लीडर्स विजिट टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट? अभी देखो, आज कहीं नहीं लिखा गया, हकीकत की बात तो ये है कि सब लोग अपने से मैनेज करके जाते हैं। वो पैसा है तो कहीं दिखा देंगे, टीएडीए में सरकार के खाते में दिखा देंगे। सर तीनों कमीशन समझा दीजिए स्पेसिफिकली, विनीत ने पूछा। ठीक है, अब मतलब हम आपको सरकारी कमीशन फिर बता देंगे। अब देखो, राजमन्नार कमीशन तो ने महत्व का नहीं कि सरकारी कमीशन बताते समय राजमन्नार भी मैं आपको बता दूंगा, सरकारी में भी, और पुंछी कमीशन कंपेयर कर दूंगा। उस वही सारी बात है 200 की, और सब बता दूंगा मैं। न्यायाधीश अधिनियम 1968 है, इसके बारे। अरे मेरे बच्चे, सेम, अरे अभी न्यायाधीश अधिनियम आएंगे, अभी तो न्यायपालिका पढ़े नहीं है। देखो ये बावरापन बच्चे मेरे कर रहे हैं। अगर सीएम बोले कि नहीं, बोले है कि नहीं, क्या लिखा है कि संवैधानिक तंत्र विफल हुआ है लगा। अरे मेरे बच्चों, सीएम बोलने से नहीं होगा, ये राज्यपाल तय करेगा, सीएम के बोलने से नहीं होगा, राज्यपाल तय करेगा। संविधान का तंत्र क्या होता है? बबली ने पूछा, ऐसा में तंत्र, बबली तंत्र मंत्र मत सोचना, तंत्र का मतलब व्यवस्था, यहाँ संविधान की व्यवस्था से है। तंत्र का मतलब वो मत सोचना कि तंत्र मंत्र वो जादू टोना होता, वैसा कोई तंत्र नहीं है, सिस्टम, गवर्नमेंट। रामेश्वर ठाकुर केस क्या है? ये ऋतु ने पूछा है, बिहार का मामला है, जहाँ पे बोमई केस को फिर दोहराया गया और रामेश्वर ठाकुर केस में कहा गया कि 356 न्यायिक पुनरावलोकन का अधीन है, और अगर अगर कोई भी गवर्नर भी पावर का मिसयूज करेगा तो भंग विधानसभा को फिर से पुनर्जीवित कर दिया जाएगा। तो और बच्चे ने क्या पूछा है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 356 को अप्रूव नहीं कर दो। नहीं नहीं, देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं करती, दोनों सदन को करना पड़ेगा बच्चों। लोकसभा राज्यसभा 2 महीने के भीतर पारित करेगी, तभी विधानसभा भंग होगी। यानी पहले, और आप जानते हो जब विधानसभा भंग हो जाएगी, समझने की बात है, लॉजिकल पढ़ो, रट के नहीं। जब विधानसभा भंग हो जाएगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपने आप खत्म हो जाएगी। जब विधानसभा भंग हो जाएगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और मुख्यमंत्री रहेगा नहीं। और जब विधानसभा सस्पेंड होगी तो विधायक तो रहेगा, तब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। बात ध्यान से सुनने की है। अभिषेक ने पूछा, सूर्य नारायण, अरे मेरे बच्चे, अभिषेक हर केस को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बहुत परेशान मत हो। इसे न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? अरे मेरे बच्चों, बता दूंगा आगे, बस यही न्यायपालिका का टॉपिक आने वाला है। और पुनरावलोकन मतलब फिर से देखना, और न्यायपालिका की भूमिका देखो राजपाल यादव जैसी होती है। राजपाल यादव जिस फिल्मों में रहते हैं वो झांक ताक करते हैं। अब देखो, जिस फिल्म में होते हैं ऐसे न्यायपालिका झांक ताक करती है, मोदी जी कामों में, संसद कामों में, इसी को कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। ये सब बता देंगे मेरे बच्चों, जुडिशियल रिव्यू क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन क्या है। सर सविता ने फिर फ्लोर टेस्ट बता। अरे सविता, मैंने कितनी बार, फ्लोर टेस्ट का मतलब है विधानसभा की बैठक में ये सिद्ध कर देना किसका बहुमत है, यही फ्लोर टेस्ट है। और फ्लोर टेस्ट का मतलब, जैसे मान लो तुम लोग यहाँ शादी विवाह की डेट कोई तय हो रही है, सब लोग घर के फ्लोर पर बैठे और डिसाइड कर लिया ये डेट है, यही फ्लोर टेस्ट है। सर कभी विधानसभा निलंबित हुई है क्या? अरे हाँ, जो कश्मीर में निलंबित हुई थी, कश्मीर में हुई थी। और आप देखोगे कई राज्यों में ऐसा हुआ है। कश्मीर में तो बड़ा एग्जाम्पल था, जहाँ पे 370 हटने के पहले विधानसभा निलंबित थी। राष्ट्रपति तो राज्यपाल को हटाए से, अरे हाँ राष्ट्रपति, अरे मेरे बच्चे, जब चाहे राष्ट्रपति, जब चाहे, क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है, प्लीजर द प्रेसिडेंट। किसी पूछा, आप ऊपर से क्या लिखा आपकी बुक? आपकी बुक पढ़े या केजीएस वाली? अरे मेरे बच्चों, एक बार बुक पढ़ लो, केजीएस वाली पढ़ लेना, उसके बाद एक बार स्टोरी पढ़ जाओगे तो पढ़ सकते हो। तो दोनों अच्छी किताबें हैं, केजीएस से जो ही मिल रहा है सब अच्छा है। अनीस, अनीस दिमाग। कल का टॉपिक बता दो बच्चों, संगवाद पढ़ के आना। अब लगता है मेरे बच्चों का सवाल खत्म हो गया। सर जी, क्या कश्मीर
में फिर से 370 लागू होगी क्या? अरे नहीं बच्चों, अरे अंकुश चिंता मत करो, 370 वहाँ लागू नहीं होगा। किसी किसी के कि दो सीएम भी बनाए सकते हैं। अब मेरे बच्चों देखो, 2 सीएम का तो प्रावधान नहीं है हमारे यहाँ। 2 सीएम कैसे बनेगा? 6 6 महीने का सीएम हो सकता है, तो 2 सीएम नहीं हुआ, 6 6 महीने का सीएम का प्रावधान तो लोगों ने किया है। 2 सीएम नहीं है संविधान के हिसाब से। ठीक है बच्चों, फिर आज के लिए इतना ही। और क्या पूछा उधर था विधानसभा, क्या पूछा था? मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल में क्या अंतर है? अरे मेरे बच्चों, बुद्धिमान होना अलग बात हो, नैतिक होना अलग बात होता है। याद रखो, गांव का आदमी पढ़ा लिखा नहीं होता लेकिन नैतिक होता है, शहर का आदमी बुद्धिमान होता लेकिन नैतिक नहीं होता। इसे अच्छा आदमी होना अलग बात होता है, बुद्धिमान आदमी विद्वान आदमी होना अलग बात होता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बाकी कल पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल में डिफरेंस, हाँ यस, मैं बता दूंगा। आगे आने दो, ये बिल्कुल बताना है मुझे, हाँ यस बता दूंगा। ठीक है, अभी बच्चे कह रहे हैं शुभ रात्रि, भी शुभ रात्रि नहीं हुई है मेरे बच्चों, भी दिन ही तो है। ठीक है बच्चों, बाय बाय, आज के लिए इतना ही है।